लोकसभा के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार पार्टी के मंत्री कांग्रेस दलन चौधरी जी, हमारी छोटी बहन महिला नेता और सीपीआईएम की नेता बिहार में रामचंद्र जी, मनोज जी, जो बहुत मेहनत करके इस पूरे इलाके में जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, और संध्या जी, शीला जी, जो प्रमुख भी रह चुकी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर के कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ लगी है बगल में, उसको लगाने का काम भी हमारी बहन जी ने किया था जब वो ब्लॉक प्रमुख थी। बहुत अच्छी बात है। इनको भी हाथ में रख। लोग अपने बाप दादा की मूर्ति लगाने में ज्यादा आगे आते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बाद पढ़ाई लिखाई ग्रहण करने के बाद हमारे इस देश को एक संविधान, एक कानून बनाने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर। एक ऐसा कानून जिसमें हमारे देश के इतिहास में पहली बार बराबरी की बात कही गई। हमारे देश का इतिहास ना बराबरी का इतिहास है, असमानता का इतिहास है। उस ना बराबरी, उस असमानता के खिलाफ जो लड़ने वाला पहला हमारे देश में पैदा हुआ, ये बिहार उन्हीं की कर्मभूमि है जिनको भगवान बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। वो तो बहुत पुरानी बात है, और उन्होंने जो जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसको किस तरह से जो जातिवादी लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने किस तरह से उस लड़ाई को पीछे ढकेला, तमाम बुद्ध विहारों का नाश किया, हजारों बौद्ध धर्म मानने वालों का कत्लेआम किया। आपके गया में जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान हासिल किया था, उस पेड़ को काटने वाले भी वही मनुवादी लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेड़ तो उन्होंने काट दिया, लेकिन उसी के एक डाल से एक डंठल निकली, तमाम उसके आगे चल करके और डालें निकली, और वो पेड़ फिर से फलने फूलने लगा। और जिस बौद्ध धर्म का शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था, वो पूरी दुनिया में फैला। तो समानता की जो लड़ाई है, बराबरी की जो लड़ाई है, उसको कुछ दिन के लिए तो पीछे ढकेला जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी खत्म समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस लड़ाई को लड़ने वाले आज के जमाने में ये लाल झंडे वाले लोग हैं, सीपीआईएम के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये हमको आपको अच्छी तरह से अपनी विरासत को समझते हुए याद करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस देश में जहाँ ना बराबरी का थोड़ा सा इधर उल्टा मानी बहनें हम भी देखें, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हम अपनी बिहार की बहनों को देखते हैं, इतनी परेशानी में, इतने बारिश में, इतने पानी में यहाँ नारा लगाते हुए आई हैं, और ये कहने के लिए आई हैं, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे मोदी हो, हम तुम दोनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले इनका हटाएंगे और फिर तुमका हटाएंगे, हम तुमको हटा के रहेंगे। क्यों, ठीक है कि नहीं ठीक है? हाथ पैर बताओ, ठीक है कि नहीं? तो जरा आप लोग इधर हो जाइए, थोड़ा हम हमको देख ले, वो भी हमको देख ले। तो मैं आपसे कह रही थी, ये बहुत खुशी है हमको कि आज हम एक ऐसे प्रांगण में खड़े हैं। एक तरफ विद्यापति जी का जन्म स्थान है, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जो हमारी ही पार्टी की एक नेता ने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए यहाँ लगाने का काम किया, ताकि लोग याद करें डॉक्टर अंबेडकर और उनके संविधान को। आप लोगों में से कितने लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है?
जरा हाथ उठा के बताओ हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कई जगह जाते हैं, लोगों ने नाम नहीं सुना है। हम क्यों याद करते हैं बाबा साहब को? हम उनकी मूर्ति में क्यों माला डालते हैं? इसलिए कि उन्होंने हमारे देश में जहां पर ना बराबरी का, जात पात का, छुआछूत का, महिलाओं को, औरतों को नीचा दिखाने का, लोगों को उनके जन्म की वजह से परेशान करने का इतिहास रहा, उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार एक ऐसा कानून बनाया जिसको हम संविधान कहते हैं, जिस कानून में लिखा है आदमी और औरत बराबर, ऊंच और नीच बराबर, गरीब और अमीर बराबर, हिंदू मुसलमान बराबर, जो भी इस देश में पैदा हुआ है सब बराबर होंगे। अब हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो कुछ उस संविधान में लिखा है वो अभी हमको मिला नहीं है पूरी तरह से, ठीक है ना? अभी गरीबी है, अभी ना बराबरी है, औरतों के साथ हिंसा होती है, अत्याचार होता है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है, मुसलमानों के ऊपर खासतौर से जो मोदी सरकार है लगातार हमला करती है, सब बातें हैं। लेकिन ये भी हमको याद दिलाना पड़ेगा लोगों को कि जब तक बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ में है, तब तक इस ना बराबरी और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास एक हथियार है। इस हथियार को हमें बचा के रखना है। आप मत परेशान होइए, आप आज भारतीय जनता की बात करिए बस। आप सबको इतना ही कहना है, ये जो संविधान है इसको हमें समझना होगा कि आगे आने वाले दिनों में हमारी जो पट्टे की लड़ाई है, हमारी जो नौकरी की लड़ाई है, हमारी जो शिक्षा की लड़ाई है, हमारी जो बराबरी की लड़ाई है, हम संविधान को ही अपने हाथ में लेकर के ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर ये संविधान हमारा हमसे छीन लिया जाएगा तो फिर हमारी लड़ाई भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं, ये झूठे लोग आज हमारे देश में राज कर रहे हैं, ये बेईमान लोग हमारे देश में, लुटेरे लोग हमारे देश में राज कर रहे हैं। जो बड़का भैया है वो दिल्ली में बैठे हैं और उनके छोटका भैया यहाँ पटना में बैठे हैं। छोटका भैया पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, सड़क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, लड़कियों को साइकिल देंगे, बहुत विकास करेंगे। लेकिन जितना उनके ऊपर दिल्ली के बड़का भैया का असर बढ़ता गया, जितनी उनकी ताकत कम होती गई, तो बड़का भैया और भाजपा के लोगों की ताकत बढ़ती गई, उतना ही हमारे जो नीतीश भैया हैं, पता नहीं कभी बढ़िया आदमी रहे होंगे, लेकिन अब तो दादा कठपुतली बन गए। अब तो वो कठपुतली बन करके रह रहे हैं। अगर कुछ भी उनको करना है तो पहले दिल्ली फोन करना पड़ता है, करें कि न करें, और दिल्ली से जवाब आता है, ज्यादा कूदो उछलो मत, चुपचाप बैठो, कुर्सी अपनी बचाओ, वरना कुर्सी जब तुम्हारी अलग कर देंगे तो नीचे फिर हो जाओगे। ये दिल्ली को जवाब आता है, क्योंकि ये जो लोग दिल्ली में बैठे हैं और उनकी जो पार्टी यहाँ बिहार के अंदर है, जिसके नेताओं की जबान, उनकी भाषा इतनी गंदी है, आपस में लोगों को लड़ाने के अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं है। हमको और आपको समझना होगा कि वो लोग आपस में क्यों लड़ाते हैं, वो लोगों को आपस में क्यों लड़ाते हैं। यही आपका बिरसी है, यहाँ आपके विधायक है, वो तो ऐसा दंगई आदमी है कि बिरसी में भी दंगा कराता है
और विधानसभा में जाता है तो वहां भी दंगा कराने का काम शुरू कर देता है और कोई काम नहीं। मैं अभी हवाई अड्डे से यहाँ तक आई तो पता चला थोड़ी देर तक तो सड़क है और उसके बाद 3 दिन पानी बरस गया तो सड़क भी खिसक गई। कीचड़ है कीचड़, सड़क नहीं दिखाई दे रही है, कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। ये ऐसे विधायक जी हैं कि इस बिप्सी के अंदर विद्यापति का जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ न स्कूल ढंग से चलता है न कोई बच्चों के पढ़ने के लिए कॉलेज बनता है। मेडिकल कॉलेज की बात तो छोड़ दीजिए, अस्पतालों का हाल क्या है, मेडिकल सेंटर का हाल क्या है। कोई बीमार पड़ जाए तो केवल भगवान की फोटो के सामने अगरबत्ती जला सकते हैं, अस्पताल जाकर के अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं है अस्पताल में। लेकिन विधायक जी को न स्कूल से मतलब न कॉलेज से मतलब। अगर कोई उनके पास जाता है कि भैया पता नहीं उनका नाम क्या है, हम लेंगे भी नहीं, हमारा दिमाग खराब हो जाएगी। लोग उनके पास जाते हैं, भैया अरे सड़कियां बनवा दो, अरे भैया स्कूल बनवा दो, बच्चे इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, भैया कॉलेज बना दो, चीनी मिल खुलवा दो, रेशम का जो मिल था उसको खुलवा दो। हमारे यहाँ के लड़कों के पास काम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ इतनी औरतें आई हैं, इतनी औरतें आई हैं और मुझे लगता है कि आधी औरतों के आदमी परदेश में कमाने गए हैं। यहाँ काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है। और विधायक जी से कहो मिल खुलवा दो, काम दिलवा दो, तो विधायक जी क्या जवाब देते हैं, अरे भूल जाओ स्कूल को, भूल जाओ अस्पताल को, भूल जाओ सड़क और नौकरी को, थोड़ा हिंदू मुस्लिम कर लो, थोड़ा हिंदू मुस्लिम कर लो, उसके बाद फिर देखेंगे कि स्कूल बनेगा नहीं। आप समझ रहे हमारी बात से? तो आपको समझना होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा हम दिखाई देंगे, थोड़ा तो ये जो इनका तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, आप समझ लीजिए कि इनके पास जनता को देने के लिए जहर के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जहर बांट करके लोगों को आपस में लड़ाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। झूठ बोलते हैं। तुमसे कहा था 15 लाख रुपया आएगा तुम्हारे खाते में। हमारी औरतें बेचारी जिसके घर में टीवी थी उसके सामने बैठ करके यही सोच रही थी, अब आएगा पैसा, अब आएगा पैसा। पैसा तो आया नहीं, गांठ में जो कुछ हमने बांध के रखा था वो भी नोटबंदी करके सब चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? फिर कहा, अरे कलावती, अरे सोमवती, अरे नूरजहान, आओ आओ नाचो, तुमको हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे। औरतें बड़ी खुश, लेकिन सिलेंडर नाच रही है, अपनी फोटो खिंचवा रही है। तो सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भरे कैसे? गैस का दाम इतना बढ़ा दिया, गैस का दाम इतना बढ़ा दिया कि सिलेंडर पड़ा हुआ है घर में, उसके ऊपर बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं और वही फुकनी लेके हम लकड़ी बीन बिन करके लाते हैं, कोयला जो महंगा हो गया उसको लाते हैं और अपना पुराना चूल्हा फुकनी से फूक फूक करके बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। गैस का सिलेंडर गया। ये है मोदी जी की झूठ। फिर कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी शायद आज कल बिहार आए थे, पूर्णिया गए थे। पूर्णिया के अस्पताल में नर्स नहीं है, जगह खाली है। पूर्णिया के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। पूर्णिया के अस्पताल में एक खाट के ऊपर 5 मरीज लेटे हुए हैं। पूर्णिया के अस्पताल में नीतीश बाबू ने कहा था शतरंजी योजना,
7 रंग का हम चादर देंगे अस्पताल को। सोमवार को नीला चादर, मंगलवार को हरा चादर, बुधवार को पीला चादर। तुम देख लोगे कि हर दिन तुम्हारा चादर अस्पताल में बदल रहा है कि नहीं। लेकिन नीतीश जी, आपने जो पाल रखे हैं ना तमाम अपने लघुए भगुए, पता चला जितना चादर था सब चला गया उनके घर में, और जो फटा पुराना गंदा चादर है जो कभी धुलता ही नहीं है वो आज भी मरीजों के बिस्तर पर लगा हुआ है। वहां हमारे प्रधानमंत्री गए कल और वहां उन्होंने कहा अब मैं बिहार में विकास लाने वाला हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव से पहले इनको विकास याद आता है। अरे तुम्हारी और नीतीश बाबू की ये डबल इंजन की सरकार तो 10-15 साल से चल रही है। 10-15 साल से विकास नहीं हुआ, अस्पताल का चादर भी तुम नहीं बदल पाए, और अब तुम चुनाव से पहले कहने के लिए आए हो कि अब हम हजारों करोड़ का विकास देंगे। अरे विकास करना है तो जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है उसको खोलो, विकास करना है तो यहाँ कॉलेज खोलो, विकास करना है तो बच्चों की नौकरी का इंतजाम करो। हमारा जो बच्चा दूर जाता है कमाने के लिए, हमारा जो बच्चा परदेश जाता है कमाने के लिए, ऐसा इंतजाम करो कि घर में रह करके वो 2 दूर की रोटी कमा सके। ये है विकास का मतलब। तुम आते हो हवाई जहाज से, बोलते हो हजारों करोड़ दे के मैं जा रहा हूँ, पता नहीं किसको दे के जाते हो, और यहाँ से उड़ के चले आते हो, और बिहार की हालत वहीं की वहीं रह जाती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ भला तो इन्होंने गरीबों का किया नहीं। इन्होंने जो सबसे गरीब लोग हैं उनको कहा कि हम तुमको मुफ्त में राशन देंगे, 5 किलो राशन देंगे। मैं कहना चाहती हूँ इतनी महिलाओं के बीच में, पूरे हिंदुस्तान में 5 किलो मुफ्त का राशन किसी को नहीं मिला है। 1 किलो तो पहले ही काट लेते हैं। सुना है हमने कि आधा मोदी जी के पास जाता है और आधा नीतीश जी के पास जाता है। तो पहले तो 1 किलो काटे लेते हैं, काट लेते हैं कि नहीं काटते हैं बताओ, और फिर राशन कार्ड खत्म कर देते हैं। 100 में 50 लोगों का राशन कार्ड खत्म कर दिया गया है। देश में झूठ बात लिखी है, और फिर जब आप राशन देने भी जाते हो तो क्या होता है, उस दुकान वाला कहता है अरे और दबाओ। क्या कर रहे हो तुम भाई, और दबाओ। अब हम आप लोगों से अल्लाह से बात करें, प्लीज आप लोग इधर आ जाइए। प्रॉब्लम क्या है, आ जाइए ना इधर, और आ जाइए, और आइए। वही राशन वाला भी ऐसे ही कहता और दबाइए अंगूठा। हम आपसे कह रहे हैं और जाइए, और जाइए। तो दुकानदार कहता है और दबाओ। अरे फिर कहता है तुम्हारा तो अंगूठा ही बदल गया। कहता है कि नहीं कहता, बताओ हमको। और जैसे साड़ी ब्लाउज हो, जैसे अंगूठा साड़ी ब्लाउज हो, कहता औरतों से तुम्हारा तो अंगूठा ही बदल गया। अब तुम अपना पुराना अंगूठा लेके आओ, तब तो तुमको राशन मिलेगा, वरना तुमको नहीं मिलेगा। ये है इन लोगों की चोरी और बदमाशी, ये है इन लोगों की लूट, कि हम गरीबों का कौर भी हमसे छीन रहे हैं। 11 साल से नहीं, ज्यादा 15 साल से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं घरों में, उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो काहे का राशन, काहे का मुफ्त राशन, कहाँ हमारी भूख का तुम इंतजाम कर रहे हो? झूठ बोल करके हमारा वोट तुम हमसे छीनने जा रहे हो। एक काम नीतीश जी ने जो किया, हमारी महिला पहले बहुत खुश थी, दारूबंदी कर दी। हमारी महिलाएं कहती थी देखो बहन जी, कुछ भी हो, दारूबंदी करके बहुत बढ़िया कर दिया। तो दारूबंदी तो उन्होंने कर दी, लेकिन नकली दारूबंदी चला दी। ठीक कह रहे हैं कि गलत? अब दारू नहीं बिक रही है, अब नकली दारू बिक रही है। पियो और मर जाओ।
पियो और मिल जाओ। अब ये नया गरीबों के लिए इंतजाम किया गया है कि नकली दारू पियो मर जाओ। और इतनी बिक रही है नकली दारू, हमने पता किया, फोन करो तो आ जाता है घर पे। मतलब और तो विकास हुआ नहीं, लेकिन ऑनलाइन दारू बिक रही है, बड़ा विकास हो गया। अब तो दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, पुलिस से हुज्जत करने की जरूरत नहीं, फोन करो और दारू नकली घर पे आ जाएगी, उसको पियो, दूसरे दिन उठो या ना उठो, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। तो ये जो हालत कर दी गई है गरीबों की, उनसे झूठ बोल बोल करके सब कुछ हमारे देश के गरीबों से छीना गया है। और सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोगों से छीना गया है, हमारे बिहार की महिलाओं से छीना गया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, होड़ लगी है दोनों के बीच में कि ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार कहां होगा, यूपी में होगा कि बिहार में होगा। ज्यादा दलित महिलाओं की हत्या कहां होगी, यूपी में होगी कि बिहार में होगी। ज्यादा दलितों की पिटाई कहां होगी, यूपी में होगी कि बिहार में होगी। लोगों के घरों पर बुलडोजर कहां चलेगा ज्यादा, यूपी में चलेगा कि बिहार में चलेगा। ये होड़ अब चल रही है। और जो हमारे देश के दलित हैं वो तो इनके निशाने पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, उनके ऊपर भी सरकार जुल्म ढा रही है। और उसके पीछे सरकार की तिकड़म है, उनकी साजिश है। वो क्या लोगों के कहते हैं, अरे अल्लाह रखा के घर पर बुलडोजर चलेगा तो तुमको क्या परेशानी हो रही है, तुम तो राम भरोसे हो, तुम्हारे घर पे तो नहीं चल रहा है, अल्लाह रखा का घर उजड़ने दो। तो राम भरोसे भी थोड़ा सोचते, हाँ हम काहे बोले, हमारा घर तो बचा हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जाइए हर शहर में देखिए, अल्लाह रखा का घर तो पहले ही उजड़ गया, अब राम भरोसे का नंबर है। अब राम भरोसे की मड़ैया गाड़ी जा रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे पटना हो, चले जाइए किसी भी बड़े शहर में। और ज्यादातर उन बस्तियों में, उन झोपड़ियों में कौन रहता है, बिहार का गरीब बच्चा रहता है, बिहार का गरीब आदमी रहता है, जिसको अपने गांव में काम नहीं मिलता, अपने बिहार में काम नहीं मिलता, वो जाता है परदेश कमाने, मड़ैया में रहता है, झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है। और आज उसको पता चलता है कि नौकरी भी नहीं है, अब छत भी नहीं रहेगी, कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि 10 साल के अंदर ये मोदी दिल्ली में और ये नीतीश जी पटना में, इन्होंने तमाम गरीबों के अधिकार छीन लिए हैं। ये कहते थे कि हम मिल खोलेंगे, अब चुनाव आ रहा है ना, अब आपके जो विधायक जी हैं उनको फिर से मिल याद आएगा, वो आएंगे, भैया आपकी हमका एक मौका और दो, आपकी तो जरूर खोल देंगे, आपकी तो जरूर खोल देंगे। 10 साल में न कोई कारखाना लगा है, न कोई काम का इंतजाम हुआ है। और ये जो भाजपा की सरकारें हैं, इनकी एक बात और आप समझ लीजिए, ये हमारे देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 96,000 मतलब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। अब बिहार के अंदर भी उनकी योजना बन रही है, होने दो चुनाव, उसके बाद अगर ये जीत गए तो बिहार के अंदर भी ये सरकारी स्कूल
बंद करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो बहुत ही पिछड़ी जात के बच्चे हैं, इनके लिए जब स्कूल भी बंद हो जाएगा, इनके लिए जब स्कूल का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आगे जाने का रास्ता इनको कहां से मिलेगा? अपने जीवन को बनाने का रास्ता इनको कहां से मिलेगा? तो सब कुछ तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे छीन रहे हैं और हमारे नीतीश जी भी उनके साथ गले में हाथ डालने लगे हुए हैं। लेकिन अब तो उन्होंने फैसला किया है कि अब तो हमको इन गरीबों को कहीं का नहीं छोड़ना है। क्या फैसला किया है कि अब लोगों को कुछ गुस्सा आने लगा है। अब गरीब जनता को गुस्सा आने लगा है, उसकी आंखें भी खुलने लगी हैं। जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। और हम लोगों ने, लाल झंडे वालों ने सवाल किया था, तुम 400 पार क्यों जाना चाहते हो? आपको मालूम है क्यों? ये 400 पार इसलिए जाना चाहते थे कि इनकी भारी बहुमत हो जाएगी तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करके, खत्म करके हमारे देश में हमारे और आपके ऊपर जबरदस्ती मनुस्मृति का कानून लागू करेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके जो नेता हैं वो कहते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है अयोध्या, अयोध्या में इनके एमपी थे, उनका नाम था लल्लन सिंह। लल्लन सिंह ने एक भारी सभा में कहा, अब की बार 400 पार, और जब 400 पार हो जाएंगे तो ये संविधान रद्दी की टोकरी में जाएगा। जो पुराना तरीका था देश को चलाने का, समाज को चलाने का, उसी पुराने तरीके पर फिर ये देश चलेगा और समाज चलेगा। मैं आपको याद, क्या हो गया भाई? माइक थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो गया है और ये भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI-MIM के द्वारा प्रखंड 20-20 अंचल कार्यालय पर सरकार की जन विरोधियों के नीति के खिलाफ प्रतिरोध सभा का संबोधित कर रही है, जो कॉमरेड सुभाषिनी अली जी सहगल पूर्व सांसद एवं पूर्व कोटिल ब्यूरो सदस्य CPI-M का है। अच्छा, अगर आप लोग सब खामोशी से सुनेंगे तो सुनाई देगा, हमारी आवाज बहुत बुलंद है। तो हम आपसे कह रहे थे कि इनके नेताओं ने कहा कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म, अब बात करी हो तो हमरी का सुनी हो, तुम चुप। अरे आपसे कह रहे थे। हाँ, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये उनका कोई पहला या अभी नई योजना नहीं है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, हमारे हो गया पूरा माइक का प्रॉब्लम हो गया था तो अब ठीक हो गया। तो आप सब कह रहे हैं, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जब देश आजाद हुआ था 1949 में, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, ये जनसंघ था, ये RSS थी। उस समय इन सब ने ऐलान किया था कि ये जो संविधान है इसको, अरे भाई आप लोग चुप रहिए ना, क्या बात है? आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? चुपचाप रहिए, खामोश रहिए ना। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, हम इस संविधान को नहीं मानते, ये बराबरी, ये समाजवाद, ये धर्मनिरपेक्षता, ये सब हम नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? उन्होंने लिखा है, मेरी बात नहीं है, उन्होंने लिखा है, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं, हम तो मनुस्मृति को लागू करेंगे। अब क्या है मनुस्मृति?
मनुस्मृति एक बहुत पुरानी धार्मिक पुस्तक है जिसमें लिखा है कि जो जहां पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, उसी से तय होगा कि समाज में उसका स्थान क्या होगा। जो जहां पैदा हुआ उसका समाज में स्थान बदला नहीं जा सकता है। जन्म से अगर आप इस समाज में सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हो तो आपको मरते दम तक सफाई कर्मचारी का काम ही करना होगा। ये है मनुस्मृति। और चाहे मनुस्मृति में कि औरतों का, महिलाओं का कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये तो जब पैदा होती है तो बाप का नियंत्रण, जब बड़ी होती है तो पति का नियंत्रण, अगर विधवा हो गई तो बेटे का नियंत्रण, शादी नहीं हुई तो भाई का नियंत्रण। महिलाओं के पास कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी जात की क्यों ना हो, ये अधिकार होना चाहिए उनको। और चाहे मनुस्मृति में जो लोग काम करते हैं खेतों में या छोटे मोटे कारोबार में, ये शूद्र है, इनका काम है दूसरों के लिए काम करना, मुंह पर पट्टी बांध करके काम करना, अपना अधिकार ये मान नहीं सकते, केवल काम ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति में जो जनता का 90% हिस्सा है उसको तो गुलाम बना दिया गया है। और उसी मनुस्मृति को ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं, दलितों का स्थान सबसे निचले दर्जे में रखना चाहते हैं। जो हिंदू धर्म के बाहर हैं उनके भी कोई अधिकार नहीं होंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी मालिकों के गुलाम होंगे। यह है मनुस्मृति जो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में लागू करना चाहती है। आप लोगों को सोचना होगा कि संविधान रहेगा कि मनुस्मृति लागू होगी, ये फैसला हमारे देश की जनता को करना होगा। हमारा तो कहना साफ है, हमको गुलामी मंजूर नहीं, हमको समानता बराबरी चाहिए, हमको समाजवाद चाहिए, हमको धर्मनिरपेक्षता चाहिए, हमको बाबा साहब का संविधान चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी का मनुस्मृति नहीं चाहिए। ये हमको स्वीकार नहीं है, ये हमको कहना होगा। और बहनों और भाइयों, पिछले चुनाव में हम लोगों ने जब संविधान की रक्षा की बात उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चला करके कही, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो हमेशा हमेशा हाथी को ही वोट देते थे, उन्होंने भी फैसला किया कि हाथी को वोट देंगे तो संविधान चला जाएगा। इसलिए जो भाजपा को हरा रहा है हम अपना वोट उसी को देंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब लोगों ने इस देश को बचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें समाप्त हो गई, वो हार गए, और जो उनकी बहुमत थी संसद के अंदर वो बहुमत भी समाप्त हो गई। अगर उनकी बहुमत होती तो हमारा ये संविधान भी अब शायद नहीं बच सकता था। तो अब उन्होंने क्या सोचा है, ये जनता तो समझदार हो गई है, इस जनता में तो अब गुस्सा आ गया है, अब ये वोटवा भी हम कर न गई तो अब कहाँ हो रही दादा। अगर गरीब लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम कैसे जीतेंगे। तो अब उन्होंने एक नई साजिश रची है, इनका वोट छीन लो, इनसे इनका वोट ही खत्म कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। इसलिए वोट का हमला है, और ये हमला शुरू हुआ है बिहार में। जो चुनाव आयोग है उसने बेईमानी करके बिहार के अंदर 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया। पिछले चुनाव में दोनों के
कम वोटों का अंतर था। अब अगर 65 लाख वोट ये काट देंगे तो हो सकता है बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को जीतने में वोट काटा है और 22 लाख लोगों को तो मुर्दा घोषित कर दिया है कि 22 लाख लोग मर गए। अब आप देखिए जैसे ये पत्रकार लोग हैं, ये सब जा रहे हैं गांव गांव और किससे बात कर रहे हैं? मुर्दों से बात कर रहे हैं कि यादव जी आप जिंदा हो, कर दिया है, आप मर गए, आपका वोट भी खत्म हो गया। फिर जाते हैं दूसरी टोली में, कहते हैं अरे वर्मा जी आप जिंदा हो क्या? बोलते हाँ हम तो जिंदा है भैया। कहते नहीं मुझे सरकार ने कहा तुम मर गए और तुम्हारा वोट भी खत्म हो गया। सबसे ज्यादा औरतों का वोट उन्होंने खत्म किया, सबसे ज्यादा औरतों का नाम काटा है। जो हमारे मुसलमान भाई और बहन है उनका नाम भी काटा है। बस थोड़ा लाइव कर रहे हैं, लाइव खत्म हुआ रहे हैं। जिसके बारे में वो सोचते बोलिए ना कि ये हाँ के वोटर है, उनका वोट उन्होंने काटना शुरू किया। ठीक ठीक ठीक। और जब इसका पता लगा तो बड़ी रैली हुई सासाराम में, अपनी पार्टी की तरफ से हम भी गए, बहुत भीड़ थी, बहुत हल्ला मच रहा था। ज्यादा बोल भी नहीं पाए लेकिन नारा तो हमने लगा दिया क्या, और यहाँ भी लगा रहे हैं आप लोग भी सब लगाइए नारा, वोट चोर गद्दी, वोट चोर। 1000 रुपया ले लो, महिलाओं के खाते में डालने आया है क्या? नहीं आया, नहीं आया, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन कह रहे 10,000 रुपया देंगे। फिर कह रहे हैं तुम्हारी फैक्ट्री लगवाएंगे, है तो बहुत बड़ी आदमी बन जाओगी, 2 लाख रुपया भी देंगे तुमको। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? अरे नीतीश जी हमारे लड़के को नौकरी दो, हमारी लड़की को नौकरी दो, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको नौकरी दो, हमको काम दो, हम ईमानदारी से मेहनत करके खाएंगे और खिलाएंगे, हमको ये भीख नहीं चाहिए, तुम्हारी ये झूठ नहीं चाहिए। आज तुम झूठ बोल रहे हो, 10,000 रुपया दे लो, आज तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर दो वो कर दो, और हमारा वोट काट करके तुम जीत करके फिर हमारा क्या हाल करने जा रहे हो, हमको आपको अच्छी तरह से समझ देना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, जिला प्रशासन से हम कहें कि हमारी मांगों को सुनो, हमारा जो मिल बंद पड़ा हुआ है इसको चालू करो। हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कॉलेज खोलो। हमारे यहाँ मेडिकल नहीं है, मेडिकल का इंतजाम करो। हमारे यहाँ अस्पताल में कुत्ते लौट रहे हैं, हमारा अस्पताल ठीक करो। ये मांग हम लोग यहाँ करने आए हैं। लेकिन 1 महीने के बाद होने वाला है चुनाव, होने वाला है कि नहीं? अब चुनाव में ऐसा अपना वोट बचा करके, पहले तो अपना वोट बचाओ, पता करो वोट आया है कि नहीं, अपना वोट बचाओ और अपना वोट का इस्तेमाल इस तरह से करो कि इलेक्शन के बाद स्कूल और नौकरी किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। जो भी चुन करके आएंगे अपने लोग, उनके गिरेबान में हाथ डाल करके हम नौकरी छीन के लेंगे, हम काम छीन के लेंगे, हम अस्पताल और स्कूल छीन के लेंगे। और सबसे बड़ा काम जो हम करेंगे वो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम बचाएंगे। इसको बचाना, इन डकैतों से इस संविधान को बचाना, इन जातवादी लोगों से इस संविधान को बचाना, यही हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने का रास्ता है, यही हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। इसलिए भाई और बहनों, मुझे और ज्यादा बातें नहीं करनी है, लेकिन ये सब करने के लिए अपनी एकता को भी बचाना होगा। हम आपस में लड़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, राम भरोसा और अल्लाह रखा
एक दूसरे के दुश्मन बनकर के लड़ेंगे तो हमारे हाथ कमजोर होंगे और हमारा ये दुश्मन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चाहे हम महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जितने गरीब हैं, जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, सबको एक होकर के अपने वोट का इस्तेमाल बटन को इतनी कस के दबा करके करना है कि ये जो लिबरल सरकार है ये हवा में उड़ती हुई नजर आएगी और ऐसी सरकार आएगी जिससे हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार और हमारे साथ नारा लगाइए, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे कैसे गद्दी छोड़ेंगे? आ रहे हैं जब तुम छुड़ाओगे तब या बिस्पी चौक पे ऐसे न बनी है। बहुत बेशरम लोग हैं। जब ऐसा हाल बनाओगे ठीक 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 भागना ही पड़ेगा, तभी ठीक, ये ठीक। छोड़ेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।